हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियोज़ में हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स पार्ट 1, जिसमें हमने बात करा था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में बात करा था। जैसे टेस्ट क्रॉस था, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और अदर सारे टॉपिक्स मैं प्रीवियस वीडियोज़ में सारा बात कर चुका है। आज की इस लेक्चर में मैं पार्ट 2 बात करने वाला हूँ जेनेटिक्स का, है ना। तो जेनेटिक्स में हम लोग और कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर में, 5 नंबर में या फिर MCQs के रूप में। इसे एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी कि क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस को किसने ऑब्जर्व करा था, है ना, या किसने हु गैव द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शटन एंड बॉबरी किसके द्वारा दिया गया था? शटन एंड बॉबरी कब? 1902 में। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर ये क्रॉसिंग ओवर 3 नंबर में पूछा जाता है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या है और ये किस फेज में होता है, सेल साइकिल की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो क्रोमोसोम्स की जब मैं बात करा, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है 4। इसमें होता क्या है, तो ये बीच वाला जो सेंटर पार्ट है जिसमें से चारों विंग आपस में अटैच है, कनेक्ट है, जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर। अब ये 4 विंग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, 4 विंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो प्रत्येक क्रोमोसोम्स में कितना क्रोमैटिड्स है? 4 क्रोमैटिड्स। प्रत्येक क्रोमैटिड्स के अंदर DNA होता है। प्रत्येक क्रोमैटिड्स के अंदर DNA होगा, जिसे हम लोग क्रोमोनेमा कहते हैं। क्रोमोनेमा, यही क्या है? DNA, है ना। अब प्रत्येक क्रोमैटिड्स का जो छोर है, प्रत्येक क्रोमैटिड्स का जो एंड पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं टेलोमेयर। अब देखिए, समझना आपको ये है कि एक क्रोमोसोम्स में ये आपस के जो क्रोमैटिड्स हैं, इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट इसके एडजेसेंट एक क्रोमोसोम अगर मैं और बना लूं इस प्रकार से एक क्रोमोसोम में और बना लूं, है ना, सारा पार्ट इसमें वही होगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 अगल बगल वाले, एक क्रोमोसोम के 2 अगल बगल वाले क्रोमैटिड को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर। बट 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अगल बगल वाले जो क्रोमैटिड्स होगा, दैट मीन्स ये दोनों क्रोमैटिड, इसे कहते हैं हम लोग नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। तो एक हो गया हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक हो गया हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब क्रॉसिंग ओवर क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ DNA या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स में
है ना, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स में या फिर ये दोनों जो हमारा क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, अगर एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहा है तो इसी एक्सचेंजिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। आप सिंपल लिख सकते हो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर chromatids of homologous क्रोमोसोम, है ना। ये हो गया। अगर आपको 3 नंबर में पूछता है तो 3 नंबर में आप क्या करो, डिफाइन पहले कर दो, क्रोमोसोम्स क्या है, मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, डीएनए एक्सचेंजिंग दिखा सकते हो, डीएनए जो है वो एक्सचेंज कर रहा है। अब ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है ना, और क्यों होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जब मैं बात करूं तो कोशिका विभाजन के समय ये क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन में कब होता है, तो आपको पता है कोशिका विभाजन 2 तरह से होता है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। तो जब सेल में मियोसिस होती है तो मियोसिस के समय क्या होता है, प्रोफेज 1 एक अवस्था होती है, प्रोफेज 1। और ये प्रोफेज 1 जो है वो 5 अलग अलग सब फेजेस में बटा हुआ होता है। क्या क्या होता है, पहला सब फेज होगा लेप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है पेकाइटिन, चौथा है डिप्लोटिन, और 5वां है डाइकाइनेसिस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सारे अरेंज करने के लिए आता है ना, कि सेल विभाजन में या कोशिका विभाजन के प्रोफेज 1 के जो 5 सब फेजेज हैं ये सीक्वेंसली किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहला होगा लेप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। आप इसको ट्रिक वाइज याद कर सकते हो, ले जाएंगे पापा देले दिखाने, है ना। ले फॉर लेप्टोटिन, जाई फॉर जाइगोटिन, प फॉर पेकाइटिन, डी फॉर डिप्लोटिन एंड डाई फॉर डाइकाइनेसिस। आप इसको ट्रिक वाइज याद रख सकते हो, ले जाएंगे पापा दिल्ली दिखाने। तो ये प्रोफेज 1 का जो पेकाइटिन अवस्था है, प्रोफेज 1 का जो पेकाइटिन अवस्था है, इसी पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। बट जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस लाइक स्ट्रक्चर। इसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइज़माटा, या फिर इसे सिंपल काइज़मा बोला जाता है ना। तो काइज़माटा या काइज़मा है क्या, तो काइज़माटा या काइज़मा इज अ एक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, है ना। अब देखिए ये काइज़मा का जो फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर तो हमारा पेकाइटिन में होगा नो डाउट, बट जब काइज़मा फॉर्मेशन होता है तो काइज़मा का जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटिन अवस्था में होता है। कन्फ्यूज़न नहीं, काइज़मा फॉर्मेशन डिप्लोटिन अवस्था में होगा जबकि क्रॉसिंग ओवर हमारा पेकाइटिन अवस्था में होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो इम्पोर्टेंस की जब मैं बात करूं, क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस की जब मैं बात करूं, तो इसी के कारण वेरिएशन डेवलप होता है कि जितने सारे ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन दिखता है, वो किसके कारण, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल्स में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो किसके कारण होता है,
क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है। इसके अलावा आप है ना जीन का सीक्वेंस भी मैपिंग में भी मदद करता है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर। 3 नंबर में आपका ये सवाल पूछा जा सकता है। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या है ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद एक टॉपिक है आपका 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए कभी कभी आता है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस है ना। देखिए पेडिग्री जहाँ बोल दिए मतलब पूर्वज, अपने पूर्वजों में अध्ययन करना किसी पार्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट के हिसाब से आधार पे, तो वो स्टडी हमारा कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। आप लिख सकते हो स्टडी इन फैमिली हिस्ट्री about particular traits। किसी खास ट्रेट्स को जानने के लिए, किसी खास ट्रेट को ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम लगातार अपने पूर्वजों में अध्ययन कर रहे हैं, अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी हमारा कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। इससे हमें ये पता चल पाता है कि अगर किन्हीं परिवार में किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर का ओरिजिन कहाँ हुआ है, किस पीढ़ी में वो जेनेटिक डिसऑर्डर का ओरिजिन हुआ है, वो पता चल पाता है पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी से। अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर जेनेटिक। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर से 1-2 सवाल और है, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब लिंग निर्धारण, कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म में लिंग की निर्धारण होती है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन में सेक्स के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि हम मानव में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। तो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है ये क्रोमोसोम्स के आधार पे होता है। किस तरह के क्रोमोसोम्स, तो आपको पता है कि ह्यूमन में हमारा कितना क्रोमोसोम्स है, 46, और ये 46 में 2 तरह का क्रोमोसोम है। 44 क्रोमोसोम्स हमारे ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, एंड X एंड Y दोस्त है जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखिए ह्यूमन में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो इसी सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे, X एंड Y के आधार पे। अगर कोई मेल इंडिविजुअल है तो 44 ऑटोसोम्स तो होता ही है, प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, X एंड Y, मतलब टोटल कितना हो गया, 46। अगर कोई फीमेल इंडिविजुअल है ना, महिला है, तो उसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 44, और 2 सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XX, मतलब 46 है ना। तो 44 ऑटोसोम सेम होगा, 2 सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ अंतर है। अगर एक मेल इंडिविजुअल है तो Y क्रोमोसोम होता है, और फीमेल इंडिविजुअल है तो X होता है। XX फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XY मेल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आता कैसे, कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, है ना, सेक्स का। चलिए, एक मेल है, मैरिज होगा किसके साथ, फीमेल के साथ। मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, या क्रोमोसोम लेवल क्या होगा, 44 ऑटोसोम होंगे, प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसी तरह से फीमेल में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 44 ऑटोसोम प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम। अब ये 2 पेरेंट्स जो है इनको हम बोलते हैं पेरेंट्स, है ना, ये पेरेंट्स हैं।
अब ये दोनों पेरेंट्स क्या बनाएंगे? गैमेट्स। दोनों पेरेंट्स क्या सेग्रीगेट करेगा? गैमेट्स। तो गैमेट सेग्रीगेशन में क्या करेगा? अगर 44 क्रोमोजोम्स है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स, तो ये बस जगह कितना कितना बटेगा? 22 ऑटोजोम, 22 ऑटोजोम। एक्स वाई अगर बटा तो एक में एक्स, एक वाई। फीमेल का क्रोमोजोम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? इस तरह से, इसी तरह से होगा। 22 ऑटोजोम होगा, 22 ऑटोजोम प्लस एक्स, मतलब ये क्या बन रहा है? गैमेट्स। ये क्या बन गया? गैमेट। तो जब गैमेट्स की बात करें हम लोग, तो मेल में मेल गैमेट्स के रूप में क्या होता है? स्पर्म। एंड फीमेल में फीमेल गैमेट्स के रूप में क्या होता है? ओवम। अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में दो तरह का क्रोमोजोम है, एक में सेक्स क्रोमोजोम एक्स है और दूसरे में सेक्स क्रोमोजोम वाई है। जबकि फीमेल की जब मैं बात करूं, ओवा जो बनेगा, फीमेल में अंडा जो बनेगा, इसमें है ना, जितना भी फीमेल में अंडा बने, हर एक मंथ फीमेल में ओवा में, मतलब ओवरी में जितना भी ओवा बनेगा, वो सारा ओवा में सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा? एक्स। इसका मतलब क्या है? एक मेल दो तरह का स्पर्म बनाता है, जबकि एक फीमेल एक ही तरह का ओवा हर एक मंथ वो बनाती है ना। अब चलिए, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, इनिशिएशन होगा। फर्टिलाइजेशन। सपोज कर ये वाला स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, ये किसी भी ओवा के साथ फ्यूज करे, ओवा तो दोनों में सेक्स है, सेम है, तो ये क्या होगा? इसका जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट, इस जाइगोट में क्रोमोजोमल लेवल क्या आएगा? 22 और 22 कितना हो गया? 44 ऑटोजोम प्लस ये एक्स और ये एक्स, एक्स। मतलब इस क्रोमोजोम से जो बच्चा होगा, ये जाइगोट से जो बच्चा होगा, ये बच्चा क्या होगा? फीमेल। फीमेल हम लोग इसलिए बोले क्योंकि यहाँ सेक्स क्रोमोजोम के तौर पे क्या आया? एक्स। अगर ये स्पर्म किसी भी ओवा के साथ फ्यूज करेगा, क्या होगा? देखिए, इसमें भी होगा 44 ऑटोजोम होगा प्लस एक्स एंड वाई। तो इस जाइगोट से जो बच्चा बनेगा, वो बच्चा क्या होगा? मेल होगा, मेल होगा। क्यों होगा मेल? क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोजोम के तौर पे क्या आया? एक्स एंड वाई आया। तो हम किसके आधार पे मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या निर्धारण कर रहे हैं, सेक्स का निर्धारण कर रहे हैं? तो सेक्स क्रोमोजोम के आधार पे। अब देखिए, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स है ना, फिश है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करना हुआ तो सेक्स क्रोमोजोम क्या क्या होता है? ZZ तो ZZ इसमें क्या होगा? मेल होगा एंड ZW फीमेल में। इसके अलावा ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, तो ड्रोसोफिला की जब हम बात करेंगे तो इसमें ह्यूमन के जैसा ही सेक्स क्रोमोजोम होता है, XY मेल में होगा और XX फीमेल में होगा। इसके अलावा ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर में जो सेक्स क्रोमोजोम होगा X0 XX, मतलब 0 रिप्रेजेंट फॉर, यहाँ एक होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, अब्सेंस है ना। तो X0 XX। अगर मैं कॉकरोच में बात करूं, अगर तेलचट्टा में मैं बात करूं, तो इसमें क्या होगा? Z0 ZZ। तो ये इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अदर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किस सेक्स क्रोमोजोम्स के आधार पे हम लोग करेंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग
जेनेटिक डिजॉर्डर के ऊपर, है ना, जेनेटिक डिजॉर्डर, जेनेटिक डिजॉर्डर्स। देखिए जेनेटिक डिजॉर्डर कहने का मतलब क्या है कि वो बीमारी, वो डिजॉर्डर जो हमारे पूर्वजों से चला रहा है ना, पीढ़ी वाइज पीढ़ी चला है, या फिर कोई बीमारी हमें अगर है वो हमारे पूर्वजों से आया है, हम अपने पूर्वजों से ग्रहण किए हैं किसी भी प्रकार की बीमारी, तो वैसे बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह से होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना, और दूसरा होता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक हो गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक हो गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर कहने का मतलब कि अगर कोई जेनेटिक बीमारी डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन की गड़बड़ी के कारण हो रहा है, तो वैसे डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं मेंडेलियन। यदि कोई बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी के कारण हो रही हो, चाहे वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी के कारण हो रहा हो या फिर कोई सेक्स क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी के कारण हो रहा हो, ऐसे बीमारी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या है, किसका क्या क्या है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलासेमिया, इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया, एटसेट्रा। ये सारे डिसऑर्डर जो है इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में रखते हैं। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है, जैसे किलेने फिल्टर सिंड्रोम, है ना, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारा बीमारी है इसमें, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडोकैट सिंड्रोम, इसके अलावा सुपर मेल, सुपर फीमेल, ये सब जान सकते हो, सुपर मेल है, सुपर फीमेल है, ये सब के सब जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आएगा, है ना। अब कुछ डिजीज को एलाबोरेट हम लोग करते हैं, कुछ डिजीज, सारे डिजीज की बात हम नहीं कर पाएंगे, कुछ डिजीज, जैसे पहला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें याद रखने वाली बातें क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसा बीमारी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। दूसरा आपको पता होना चाहिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना।
या ऑटोजोमल गड़बड़ी के कारण होता है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया एक म्यूटेशन के कारण भी होता है ना। कौन सा म्यूटेशन? बेस पेयर म्यूटेशन। बेस पेयर म्यूटेशन या फिर इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या बेस पेयर म्यूटेशन कहने का मतलब कि जब कोई एक सिंगल बेस पेयर की है ना सब्स्टिट्यूशन हो जाए या एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बेस पेयर म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि जब हमारा ब्लड बन रहा होता है ना, तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है, आपको पता है। और आरबीसी में प्रोटीन होता है हमारा ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन। तो ग्लोबिन प्रोटीन में जो 6वां नंबर का अमाइनो एसिड है, 6th पोजीशन जो है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। 6th पोजीशन क्या है? ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड जो हमारा अमाइनो एसिड है, इसको कौन सा कोडन कोड कर रहा होता है? GAG। अब दिक्कत क्या है? कभी कभी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, जब बेस पेयर म्यूटेशन हुआ तो उस समय क्या होता है कि ये जो GAG कोडोन है, ये GAG जो कोडोन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, इसमें A का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। A डिलीट हो जाता है और इसके जगह पे G ऐड कर जाता है, सॉरी U ऐड कर जाता है। U ऐड कर जाएगा। तो नया जो हमारा म्यूटेटेड कोडोन जो बनेगा वो क्या बनेगा भैया? GUG। पहला कोडोन क्या था? GAG। अब इसमें जब बेस पेयर म्यूटेशन हो गया, सिंगल बेस का एडेनिन का रिप्लेसमेंट होकर यूरासिल जब हो जाता है, तो नया कोडोन हमारा बन जाता है GUG। किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। अब जब 6th पोजीशन पे GUG म्यूटेटेड कोडोन हो गया, तो ये म्यूटेटेड कोडोन ग्लूटामिक एसिड को कोड ना करके ये कोड करने लगता है कौन सा अमाइनो एसिड? वैलिन को, है ना। जैसे ही अमाइनो एसिड को ये वैलिन को कोड करेगा GUG, हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाइकॉनकेव शेप का होता है, दिस शेप। इसको कहते हैं हम लोग बाइकॉनकेव। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो परिवर्तित होता है और ये हो जाता है ये आकार का। दिस शेप इज कॉल्ड सिकल शेप। इसी को हम लोग कहते हैं सिकल शेप। तो जब आरबीसी हमारा बाइकॉनकेव से सिकल शेप में आता है, ये आरबीसी ब्लड कैपिलरी में फ्लो होना बंद हो जाता है और हमारी आरबीसी की कमी होती है। इसलिए इस बीमारी को कहते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भैया, GUG कोड करेगा किसको? पहले तो आपको याद रखना होगा ग्लूटामिक एसिड को। ये जब म्यूटेट करता है तो म्यूटेटेड कोडोन क्या होता है? GUG। क्या होता है? GUG। अब ये कोड ग्लूटामिक एसिड को ना करके कोड किसको करता है? वैलिन को। जैसे ही म्यूटेटेड कोडोन वैलिन को कोड करेगा, आरबीसी की स्ट्रक्चर में परिवर्तन। आरबीसी का जो हमारा शेप है, स्ट्रक्चर है, इसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव था, ये आरबीसी का शेप अब सिकल शेप का होगा। और जैसे ही आरबीसी